Hello guys, welcome back to my channel. I hope you all are good. So friends, last time हम लोग ने जो डिस्कस किया था, हम लोग मैनेजमेंट के फंक्शंस जो है डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम लोग ने प्लानिंग, उसके साथ साथ हम लोग ने ऑर्गेनाइजिंग और डायरेक्शन जो है वो ख़त्म कर दिया था। तो अभी जो हम लोगों को आगे पढ़ना है वो पढ़ना है कंट्रोलिंग के बारे में। तो कंट्रोलिंग जो है उसका कंसेप्ट हम लोग पढ़ेंगे और कंट्रोलिंग जो है कैसे की जाती है, कौन कौन से बैरियर्स आते हैं, तो ये सारी चीज़ें आज हम लोग जो हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। वेल, कंसेप्ट ऑफ कंट्रोलिंग। तो कंट्रोलिंग क्या होती है? कंट्रोलिंग इज द मेजरमेंट एंड करेक्शन ऑफ परफॉर्मेंस in order to make sure that enterprise objectives and plans devised to attain them are accomplished। तो आप देखोगे कि कंट्रोलिंग क्या होता है कि पहले तो वो मेजरमेंट होता है और करेक्शन होता है। किस चीज़ का करेक्शन होता है, किस चीज़ का मेजरमेंट होता है? परफॉर्मेंस का। यानी कि हम लोग ने जो अपने ऑर्गेनाइजेशन में ऑब्जेक्टिव जो लेके हम लोग चल रहे हैं, हम लोग का जो प्री डिटरमाइंड गोल है, तो हम लोग ये देखेंगे कि हम लोग का जो प्री डिटरमाइंड गोल है और हम लोगों का जो परफॉर्मेंस है, तो ये कितना हुआ। ठीक है, इसको हम लोग पहले मेज़र करेंगे और फिर उसको करेक्ट करेंगे। करेक्ट क्यों करेंगे कि मान लीजिए आपने अपना जो गोल है वो आपने अपने जो 10 लेके चला, मान लीजिए ये 100% जो आपका गोल है, आपने इसमें सिर्फ 80% जो है वो अचीव किया। तो जो 80% आपने अचीव किया, जो 20% का डिफरेंस आ रहा है, उसको हम लोगों को करेक्ट करना है। क्योंकि हम लोगों का बेसिकली क्या है, हम लोगों को तो जो हम लोग ऑब्जेक्टिव लेके चल रहे हैं उसको तो हम लोग को पूरा चाहिए ना, पूरा अचीव करना है। अब वो 20% की कमी क्यों आई, इस चीज़ को जो है हम लोग सही करने के लिए पहले परफॉर्मेंस को मेज़र करेंगे और उसको फिर करेक्ट करेंगे इन ऑर्डर टू मेक श्योर दैट इंटरप्राइज ऑब्जेक्टिव्स एंड प्लान्स डिवाइस टू अटेन देम आर एकम्प्लिश्ड। जिससे कि क्या हो कि हम लोग ने जो ऑब्जेक्टिव्स लिया और जो प्लान्स हम लोग बनाए उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए वो हमें मिल जाए। तो मतलब आप बेसिकली समझ सकते हो कि जो भी डेविएशन हो रहा है हमारे प्री डिटरमाइंड गोल से, यानी जो भी डिफरेंस आ रहा है हमारे एक्चुअल परफॉर्मेंस और प्री डिटरमाइंड गोल के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है, उसको हम लोग मेज़र करना, उसको करेक्ट करना ही क्या होता है, कंट्रोलिंग होती है। अब आगे बात करते हैं कि ये जो डेफिनेशन है ये दी है हेरोल्ड कून्स ने। तो आपको कई बार होता है एग्जाम्स में, ये आपको इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, आपको डेफिनेशंस दे दिए जाएंगे और आपसे पूछा जाता है कि आप ये किसने दिया है। तो आपको जो कुछ जो बहुत मेजर आपके मतलब ओबी के जो जितने भी आपके साइंटिस्ट हैं, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के, और जितने भी सब साइंटिस्ट हैं, मैनेजमेंट के जितने साइंटिस्ट हैं, आपको इन कुछ लोगों फेमस लोगों की जो है नाम याद होने चाहिए। फिर इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन बिकॉज इट हेल्प्स टू चेक द एरर्स। अब ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये हेल्प करता है कोई भी एरर या कोई भी जो कमी है हमारे परफॉर्मेंस में उसको, एंड टू टेक द करेक्टिव एक्शन। और उसको चेक करने के बाद क्या करते हैं हम लोग, करेक्टिव एक्शन लेते हैं, उसको सही करने के लिए एक्शन लेते हैं, सो दैट डेविएशन फ्रॉम स्टैंडर्ड्स आर मिनिमाइज, जिससे कि डेविएशन जो है वो कम से कम हो। मान लीजिए आपने 100 का गोल लिया हुआ है लेकिन आपका 60 हुआ, ठीक है, और एक जगह अगर आपको सही करते हो तो 80 आप लेकर के जाते हो, तो कौन सा बेटर होगा? जाहिर सी बात है जो आपने 80% अचीव किया वो ज़्यादा बेटर है। तो यहाँ से, क्योंकि यहाँ से डेविएशन कम है, यानी कि आप अपने जो गोल से बहुत कम हटे हो, जबकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है। तो कंट्रोलिंग में आपको यही करना होता है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने उसको चेक करते हैं एरर को, और कोशिश करते हैं कि अपने एक्शन को ऐसे लें, ऐसे काम करें कि डेविएशन कम से कम हो, उसके से कम हो जो स्टैंडर्ड हम लोग ने सेट किया है, और जो भी स्टेटेड गोल्स हम लोग जो है लेके चल रहे हैं, और हम लोग ने जो डिज़ायर्ड मैनर लिया, यानी हम लोग ने जैसे पहले से सोचा है वैसे हम लोगों को ओवरऑल परफॉर्मेंस मिल पाए। ठीक है, अब बात करते हैं एलिमेंट्स की। कंट्रोलिंग के एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं? तो अब आप ये देखोगे कि हम लोग इसमें दोनों चीज़ें करने जा रहे हैं, यानी कि कंट्रोलिंग के फंक्शन में कौन कौन से स्टेप्स आते हैं और उसके बाद उसके एलिमेंट्स कौन कौन होते हैं, यानी कि ये कौन कौन करता है ये काम। तो पहला आता है स्टेप में द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्टैंडर्ड। अभी हम लोगों को क्या करना है कि हम लोगों को जो ऑब्जेक्टिव है, तो हम लोगों को एक स्टैंडर्ड सेट करना पड़ेगा कि हाँ भाई हमें इतना अचीव करना ही करना है, ठीक है ना। तो जैसे हम लोग एग्ज़ाम देते हैं तो हम लोगों का क्या होता है कि 40% पासिंग है, तो इसी तरह से तो आपको एक पर्टिकुलर हमें कट ऑफ क्लियर करनी होती है, तो वो हमारा एक स्टैंडर्ड हो गया, ठीक है। और इसको एलिमेंट ये क्या हो गया, ये कंडीशन ये हो गई कैरेक्टरिस्टिक टू बी कंट्रोल, यानी कि ये जो स्टैंडर्ड हमने लिया है इसी को हमें कंट्रोल करना है। अभी फिर आगे बात आती है, दूसरा जो स्टेप है वो मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस।
हम लोग अब क्या करेंगे, यहाँ हमने अपना स्टैंडर्ड तय कर लिया और जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसको हम लोग मेज़र करेंगे, और मेज़र जो करता है उसको क्या कहते हैं, सेंसर। ठीक है। फिर इसी तरह से आता है कंपेयरिंग मेजर्ड परफॉर्मेंस टू स्टेटेड स्टैंडर्ड्स। अब हम लोगों को जो परफॉर्मेंस हम लोगों ने जो दिया और जो हम लोग ने स्टैंडर्ड सेट किया, अब हम लोग इनको कंपेयर करेंगे। तो ये काम कौन करेगा, कंपेरेटर। ठीक है। फिर आता है टेकिंग करेक्टिव एक्शन, और जो भी डिफरेंस आ रहा है इन लोगों के बीच में, यानी एक्चुअल परफॉर्मेंस के और स्टेटेड परफॉर्मेंस के बीच में जो भी डिफरेंस आएगा, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको सही करेंगे करेक्टिव एक्शन लेके। ये कौन करेगा, एक्टिवेटर। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन आपसे कैसे पूछा जाएगा, इसमें आपको स्टेप्स दिए जा सकते हैं और आपसे पूछा जा सकता है कि आप इसको सीक्वेंस में लगाइए, यानी कि जो काम पहले होता है उसको फिर उसके बाद जो होता है, या आपको इसी तरह से इन सबको सीक्वेंस पे लगाना पड़ सकता है, या इसी तरह से आपको मैच द फॉलोइंग करके दे दिया जाएगा और आपको सेंसर को मिलाना होगा मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस से, इसी तरह से कंपैरेटर को मिलाना होगा कंपेयरिंग मेजर परफॉर्मेंस टू स्टेटेड स्टैंडर्ड से। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में बेसिकली आ सकते हैं। फिर हम लोग पढ़ते हैं कंट्रोलिंग। ये हम लोगों का जो ओवरऑल है वो कंट्रोलिंग फंक्शन का हो गया। अब हम लोग को पढ़ना है कि जो कंट्रोलिंग हमें करनी है, यानी जो हमें सही करना है, वो एक्चुअली में करना कैसे, मतलब कंट्रोलिंग का काम शुरू कैसे होता है। ठीक है। तो हम लोग ने उसमें स्टेप्स जो पढ़े थे, देखिए सेम ही है। इसमें आपने इस्टेब्लिश किया स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। ठीक है। आपने इस्टेब्लिश किया कि परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड क्या सेट होगा। फिर आपने जो डिटरमाइन किया परफॉर्मेंस मेजरमेंट, यानी कि जो परफॉर्मेंस होगा आप उसको किस तरह से आप उसको मेज़र करोगे, ये आप देखोगे। ठीक है। आपको ने कुछ क्वालिटेटिव आपने टूल्स यूज़ कर लिए, कुछ क्वांटिटेटिव टूल्स यूज़ कर लिए, जो हम लोग मेज़र करते हैं ना कि ठीक है 100 यूनिट आपको प्रोडक्शन करना ही है और आपने 80 यूनिट प्रोडक्शन किया, तो ये जो मेजरमेंट के लिए हम लोग ने यूनिट जो यूज़ किया है, ये हम लोग ने परफॉर्मेंस मेज़र के लिए डिटरमिनेंट्स जो है वो लिए हैं। फिर हम लोग मेज़र करेंगे। ठीक है। हम लोग ने स्टैंडर्ड सेट कर लिया, उसके बाद हम लोग ने डिटरमाइन कर लिया कि हम लोग कौन सा डिटरमिनेंट यूज़ करेंगे, कौन सा एलिमेंट यूज़ करेंगे इनको मेज़र करने के लिए। फिर हम लोग ने उसको मेज़र किया, मेज़र करने के बाद हम लोग कंपेयर करेंगे, कंपेयर विद स्टैंडर्ड इवैल्यूएट, यानी कि जो हम लोग ने स्टैंडर्ड सेट किया उससे कंपेयर करेंगे, और जो अगर वो उससे कम है तो हम लोग फिर हम लोग करेक्टिव एक्शन लेंगे। ठीक है। और करेक्टिव एक्शन लेने के बाद हम लोग फिर से एक नया परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड सेट करेंगे, या अगर हम लोग उसी में सही कर रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो है परफॉर्मेंस फिर से मेज़र करेंगे, यानी एक्शन लेने के बाद वो चीज़ सही हुई है कि नहीं हुई है, ये चेक करने के लिए हम लोग जो है परफॉर्मेंस को फिर से मेज़र करेंगे, फिर से जो है उसके लिए डिटरमाइन सेट करेंगे, फिर मेज़र करेंगे और फिर उसको कंपेयर करेंगे। तो ये ओवरऑल जो है ये एक सर्कुलर प्रोसेस, मतलब एक प्रोसेस, एक साइक्लिक प्रोसेस है जो चलता रहेगा। यानी कि आपने स्टैंडर्ड सेट कर दिया, आपने डिटर्मिनेंट निकाल लिए कि कैसे मेज़र करोगे, फिर आप मेज़र करोगे, फिर कंपेयर करोगे, कंपैरिजन के बाद जो डिफरेंस आएगा अगर वो कम है, यानी आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस कम है, तो आप करेक्टिव एक्शंस लोगे, करेक्टिव एक्शंस लेने के बाद उसके लिए फिर डिटर्मिनेंट निकालोगे, फिर उसको मेज़र करोगे। तो ये चलता रहेगा। और इसे अगर आपका वो प्रॉपर आ रहा है, आपका जो है आपका परफॉर्मेंस अच्छी है, परफॉर्मेंस के बराबर या से ज़्यादा है, तो आप क्या करोगे, फिर से एक नया स्टैंडर्ड जो है वो सेट करोगे। ठीक है। फिर बात आती है टाइप्स ऑफ कंट्रोल की। अब हम लोग ने कंट्रोल पढ़ लिया, कंट्रोल के प्रोसेस पढ़ लिए। अब कंट्रोलिंग कितने तरीके की होती है, तो इसमें आप देखोगे कि इसमें 3 तरीके की कंट्रोलिंग आती है। देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, मान लीजिए आप पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, आप क्लास में रहते हो, तो टीचर क्या करते हैं, टीचर आपको पहले आपको पढ़ाने से पहले देखता है, ठीक है, कि क्या कमी है, सारी चीज़ें उसको चेक करता है। फिर पढ़ाने के समय भी आपको कंट्रोल करता है और पढ़ाने के बाद भी फीडबैक लेके कंट्रोल करता है। ठीक है ना। तो सेम चीज़ हम लोग यहाँ पे भी करते हैं। यहाँ क्या कर रहे हैं कि एक फीड फॉरवर्ड कंट्रोल हुआ, यानी कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग प्री कंट्रोल कर रहे हैं, यानी कि हम लोग काम होने से पहले ही जो है उसको हम लोग कंट्रोल कर रहे हैं, यानी कि हम लोग उसका डेविएशन, कितने चांसेस हैं डेविएशन होने के लिए, हम लोग एक्चुअल परफॉर्मेंस कैसा होने की चांसेस है, ये चीज़ें देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पहले से ही कंट्रोल करते हैं। सपोज़ करिए कि मान लीजिए आपको कोई प्रोडक्शन करना है, ठीक है, आपको अगले महीने उसको मार्केट में निकालना है, लेकिन आपको पता है कि अगले महीने जो है बारिश का मौसम हो सकता है और आपके प्रोडक्ट्स जो है वो ख़राब हो सकते हैं, या अगले महीने किसी तरीके की प्रॉब्लम होने की वजह से आपके पास लेबर जो है वो कम हो सकते हैं, तो आपका जो प्रोडक्शन है वो कम हो सकता है। तो आपने इसके लिए प्री कंट्रोलिंग की, आपने पहले से ही उसके लिए सारी चीज़ें फिर या तो आप अपना स्टैंडर्ड जो है उसको चेंज कर दोगे, ठीक है, आपने अपना जो गोल बना के रखा है, ठीक है,
आपको इतने यूनिट का प्रोडक्शन करना है, आपने उसको चेंज कर दिया। या आप क्या कर सकते हो, आप उसके लिए पहले से ही उसके लिए रिसोर्सेज अरेंज करके रखोगे। तो अब ये चीज़ जो हम लोग करते हैं, यानी कि हम लोग प्रॉब्लम आने से पहले, डेविएशन होने से पहले ही जो कंट्रोलिंग करते हैं वो फीड फॉरवर्ड कंट्रोल हो गया। ठीक है, ये एक आपका नॉर्मल एजम्पशन पे और फोरकास्टिंग पे बेस्ड होगा। फिर कंकरेंट कंट्रोल होता है, जो कि काम होने के दौरान ही हम लोग जो है वो कंट्रोल करते हैं। क्योंकि इसमें आप एक सबसे अच्छा एग्जांपल ले सकते हो कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग का प्रोडक्शन हो रहा होता है तो हम लोग चेक करते रहते हैं कि किसी की ऐसा तो नहीं पैकेजिंग छूट गई हो, या किसी की रैपिंग छूट गई हो, या प्रोडक्शन मतलब मशीन्स के अभी चेक करते रहते हैं, रिसोर्सेज प्रॉपर अवेलेबल हैं कि नहीं, बीच में ही काम चलता रहता है। तो ये आपका कॉन्करेंट कंट्रोल में आ जाएगा। ठीक है, फिर बात आती है कि फीडबैक कंट्रोल। इसमें हम लोग क्या करते हैं, फीडबैक कंट्रोल जो होता है ये तब होता है जब आपकी एक्टिविटी जो है वो कंप्लीट हो जाती है। तो बेसिकली इसमें हम लोग का जो कंसंट्रेशन रहता है वो पोस्ट ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस पे। ठीक है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन का परफॉर्मेंस ख़त्म होने के बाद जो है हम लोग उस पर फोकस करेंगे। और इसको बेसिकली क्यों किया जाता है, करेक्टिव एक्शन लेने के लिए, यानी कि जो हम लोग ने सेट किया अपना गोल उससे कितना डिफरेंस आ रहा है उस चीज़ को सही करने के लिए बेसिकली फीडबैक कंट्रोल होता है। अब आप ये देखोगे कि फीड फॉरवर्ड कंट्रोल क्यों होता है, क्योंकि ये आगे कोई ऐसी प्रॉब्लम ना हो, डेविएशन ना आए। कंकरेंट कंट्रोल क्यों होता है, ताकि बीच बीच में आप उस चीज़ को सुधारते रहोगे तो एंड रिजल्ट आपका अच्छा होगा। बेसिकली इसका फोकस फाइनेंशियल और ऑपरेटिंग मैकेनिज्म पे रहता है। ठीक है ना। फिर फीडबैक कंट्रोल क्यों होता है, ये करेक्टिव एक्शन लेने के लिए होता है, यानी कि जो गड़बड़ हो चुकी है उस चीज़ को सही करने के लिए। ठीक है ना। तो ये आपका टोटल हो गया, अब ये आपका हो गया टाइप्स ऑफ कंट्रोल। फिर आपका आता है एसेंशियल्स ऑफ कंट्रोल। अब हम लोग ने बात कर लिया कि कंट्रोल के क्या प्रोसेस होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं। अब ये आता है कि कंट्रोलिंग करने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो रिफ्लेक्टिंग ऑर्गेनाइजेशनल नीड्स। तो अब इसमें आपको ध्यान रखना है कि कंट्रोलिंग जब हम लोग करते हैं तो इसमें हम लोग ऑर्गेनाइजेशनल नीड्स को ध्यान में रखेंगे। ठीक है ना, ऐसा ना हो कि हम लोग कंट्रोलिंग इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाए उस चीज़ को लेकर के कि हम लोग ऑर्गेनाइजेशनल की जो ज़रूरत है उसी चीज़ को पूरा कर दें। ठीक, जो भी हम लोग कंट्रोल टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं, सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, वो प्लान्स को जो उन्होंने डिज़ाइन किया है उसको फॉलो करें। ठीक है ना, प्रॉपर तरीके से उसको फॉलो करें। और साथ ही साथ जो ऑपरेशन है उसकी खुद की यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स रहें। ठीक है, बिकॉज क्या है कि सारे जो प्लान्स हैं और सारे मतलब जो एवरी काइंड ऑफ जो भी चीज़ें ऑपरेशंस की हैं उनकी खुद की एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, उनकी खुद की एक मतलब वैल्यू होती है। तो हमें ध्यान रखना है कि वो सारी चीज़ें जो है वो फॉलो हो, यानी जो हम लोगों ने डिज़ाइनिंग की है वो सारे स्टेप्स प्रॉपर तरीके से फॉलो हों। फिर आता है इनकॉन्ग्रुएंस टू इंडिविजुअल मैनेजर्स एंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो इसमें क्या होगा कि मतलब जो कंट्रोल है वो इंडिविजुअल जो मैनेजर्स हैं उनकी पर्सनालिटी, उनके एटीट्यूड्स और उनके बिलीफ सिस्टम के अगेंस्ट में नहीं जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं तो हम लोग सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन पे फोकस है, बिकॉज हम लोग का जो मैन पावर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उनका पर्टिकुलरली खुद का एटीट्यूड क्या है, उनकी पर्सनैलिटी क्या है, उस चीज़ के अगेंस्ट में नहीं होना चाहिए। उनके बिलीफ सिस्टम को इम्पोर्टेंस हमें देना है। और हम लोगों को मैनेजर का क्या काम है कि वो ये ध्यान दे कि इंडिविजुअल्स क्या समझ रहे हैं और मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन पे ट्रस्ट कर रहे हैं कि नहीं। मतलब ओवरऑल आप ये समझ सकते हो कि जब भी कंट्रोलिंग का परफॉर्मेंस हो रहा है तो इंडिविजुअल को खुद को हम लोग को उसकी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स को महत्व देना, उसको इंपॉर्टेंस देना, उस चीज़ को ध्यान में रख के हम लोग कंट्रोलिंग कर सकते हैं। ऐसा ना हो कि जैसे आपने स्टैंडर्ड इतना हाई सेट कर दिया जबकि आपको पता है कि वो बहुत ज़्यादा इतना एकदम फास्ट लर्नर नहीं है, आपने उसके लिए स्टैंडर्ड ऐसे सेट कर दिए कि वो उसका अचीव ही नहीं कर सकते। तो जाहिर सी बात आपके कंट्रोल फंक्शन का कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि आप वहाँ पे उसके लिए स्टैंडर्ड ही गलत सेट कर रहे हो। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है कैपेबल ऑफ पिन पॉइंटिंग मेजर डेविएशंस, यानी कि ऐसा आपको कंट्रोलिंग करनी है, ऐसे कंट्रोलिंग एक्शंस आपको ले रहे हैं कि वो जो आपका मेजर डेविएशन जहाँ हो रहे हैं वहाँ पे ध्यान दें। अब ऐसा नहीं हो कि एक जगह आपका प्रोडक्शन 100 यूनिट का करना है और 90 यूनिट हो रहा है और ये यहाँ पे पूरा आप लोग ध्यान दिए जा रहे हैं, हम लोग कंट्रोलिंग किए जा रहे हैं, और जबकि एक जगह आपकी इतनी प्रॉब्लम है कि 100 यूनिट की जगह सिर्फ 60 यूनिट जो है वो प्रोडक्शन हो रहा है। तो ये चीज़ें हम लोग को ध्यान देनी है कि जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट एरिया जहाँ पे ज़्यादा बड़ा डेविएशन और ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है हम लोगों का फोकस वहाँ पे होना चाहिए। कंट्रोलिंग जो एक्शंस हम लोग ले रहे हैं वो सारे उनका फोकस वहाँ पे होना चाहिए।
फिर आता है ऑब्जेक्टिविटी इन कंट्रोलिंग। अब इसका क्या मतलब हुआ कि जो आपकी कंट्रोलिंग फंक्शन है, मतलब उसमें क्या है कि जो ऑब्जेक्टिव्स हैं ना वो आपके डेफिनेट होने चाहिए और डिटर्मिनेबल होने चाहिए, ठीक है। आप उसको मतलब ऐसा रहेगा कि वो स्टैंडर्ड्स जो होंगे वो अनसर्टेन नहीं होने चाहिए, उसको हम लोग कंपेयर कर सके, उसको हम लोग मेज़र कर सके, और साथ ही साथ उसका एक अपनी एक मतलब एक वैल्यू जो है ना वो हम लोग डिटरमाइन कर सके, तभी उसका मतलब है, तभी हम लोग कंट्रोलिंग जो है वो बेसिकली कर पाएंगे। फिर फ्लेक्सिबिलिटी इन कंट्रोलिंग। अब कंट्रोलिंग के एक्शंस जो आप लेते हो, प्लान्स जो बनाते हो, वो ऐसे होने चाहिए कि अगर कोई प्लान में चेंज होता है तो फिर वो उसके हिसाब से चेंज हो सके, ठीक है। कई बार होता है कि किसी रिसोर्स की कमी के कारण या किसी और प्रॉब्लम के कारण, किसी अनसर्टेन प्रॉब्लम के कारण हम लोगों को अपने प्लान में सडनली चेंज करना पड़ जाता है। हम लोग मान लीजिए आप स्टैंडर्ड ही चेंज कर दिया गया या रिसोर्सेज की वैल्यू ही चेंज कर दी गई, तो इस केस में जो कंट्रोलिंग फंक्शन है वो भी चेंज हो सके, ठीक है। फिर आते हैं इकोनॉमिक कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का मतलब तब तक नहीं होगा जब तक वो वर्दी नहीं होगा, जब तक वो कॉस्ट और टाइम सेव नहीं करेगा। बिकॉज हम लोग का ओवरऑल कंट्रोलिंग का मेजर, हम लोग का ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम लोगों को ऑब्जेक्टिव अपना अचीव हो सके, गोल्स अचीव हो सके, और प्रॉपर तरीके से, यानी कि इफेक्टिवली और एफिशिएंसी, यानी हम लोग का जो कॉस्ट है, हम लोग की लागत लग रही है वो कम हो। ऐसा नहीं हो कि कंट्रोलिंग में आपने इतने पैसे खर्च कर दिए कि आपके वो ऑब्जेक्टिव्स और आपके प्रॉफिट का कोई मतलब ही नहीं रहा। फिर आता है फॉरवर्ड लुकिंग। कंट्रोलिंग का ध्यान हमेशा आगे बढ़ने की ओर होना चाहिए, कि मतलब जो एकदम बीत गया, ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसी पे ध्यान दे रहे हैं, आगे जो आने वाली चीज़ें हैं उनको सही कर सके, और अपने मतलब पास्ट एक्सपीरियंस को यूज़ करके एक प्रॉपर करेक्टिव एक्शन ले सके, ताकि आगे से ऐसे कोई डेविएशंस ना हो, ऐसी सेम प्रॉब्लम ना एराइज हो, ठीक है। तो कंट्रोलिंग के लिए बेसिकली आपके लिए ये सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट है कि वो प्रॉपर तरीके से स्टैंडर्ड ऐसे सेट करो कि मेजर हो सके। कंट्रोलिंग जो है ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, फिर फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ताकि कोई चेंज आता है तो उसमें वो जो है एडजस्ट कर सके अपने आप को। फिर ऑर्गेनाइजेशनल की जो नीड्स है, और साथ में जो वहाँ पे मैनेजर्स है उनकी खुद की इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको फोकस कर सके, आगे की ओर बढ़ता रहे, आगे जो हमारे फ्यूचर में जो चेंजेस आने वाले हैं, जो डेविएशंस होने के चांसेस है, उन पे ध्यान दे सके। तो ये ओवरऑल आपके जो है एसेंशियल्स होते हैं कंट्रोलिंग के। अब हम लोग बात करते हैं बैरियर्स के। तो बैरियर्स क्या क्या हैं इसमें कंट्रोलिंग, अगर कंट्रोल की बात करते हैं तो कंट्रोल में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। तो कंट्रोलिंग में सबसे पहली प्रॉब्लम ये है कि ओवर एम्फेसाइज ऑन शॉर्ट टर्म गोल्स, निगलेक्टिंग लॉन्ग टर्म गोल्स। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कंट्रोलिंग में इतना मतलब हम लोग इतना ध्यान देने लग जाते हैं, इतनी बारीकियों से चीज़ों को देखने लग जाते हैं कि हम लोग ना सिर्फ शॉर्ट टर्म गोल से फोकस कर जाते हैं, लेकिन अल्टीमेटली जो हमारा लॉन्ग टर्म गोल है उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग भूल जाते हैं, ठीक है ना। हम लोग उसको क्या करेंगे कि हम लोग अननेसेसरीली हम लोग उसी चीज़ पे फोकस करते रहते हैं, ऊपर एम्फेसाइज करते रहते हैं, अपने एम्प्लॉयज़ को भी परेशान करते रहते हैं। लेकिन हम लोग को ओवरऑल ध्यान क्या देना कि लॉन्ग टर्म गोल्स, अगर अभी थोड़ा गड़बड़ हो रहा है लेकिन लॉन्ग टर्म गोल प्रॉपर तरीके से हम लोग को मिल सकता है, तो हम लोग उसको थोड़ा सा उस हिसाब से चेंज कर सकते हैं। फिर कैन फ्रस्ट्रेट एम्प्लॉय बाय पुटिंग अ चेक ऑन देयर फ्रीडम। अब इसके चक्कर में क्या होता है कि हम लोग एम्प्लॉयज़ पे बहुत ज़्यादा चेक रखने लगते हैं, उन पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं, और एक्सेसिव कंट्रोलिंग के कारण, एक्सेसिव ध्यान देने के कारण उनको अब एकदम ऐसा हो कि एकदम जो मैनेजर है वो एकदम परेशानी करता रहे एम्प्लॉयज़ को, तो अब भी एम्प्लॉयज़ क्या होंगे, फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, बिकॉज वो कहीं ना कहीं उनके फ्रीडम को जो है वो छीन रहा है। फिर मैनिपुलेशंस एंड टेम्परिंग विद द फैक्ट्स एंड फॉल्सिफिकेशन ऑफ रिपोर्ट। अब कंट्रोलिंग फंक्शन किस पे डिपेंड करता है कि जो हम लोग को फैक्ट्स और फिगर्स मिल रहे हैं वो सही हो, तभी ना कंट्रोल कर पाओगे। लेकिन आपको डेटा और इन्फॉर्मेशन ही सही नहीं मिल रही है, क्योंकि कई बार होता है कि अगर अंदर उसमें कोई प्रॉब्लम है, आपकी किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई लूप होल है और उसके कारण फैक्ट्स और रिपोर्ट में फॉल्सिफिकेशन हो रही है, गलत चीज़ें जो है बताई जा रही हैं, तो वहाँ कंट्रोलिंग फंक्शन ढंग से नहीं हो सकता, क्योंकि आपको जब पता ही नहीं है कि प्रॉब्लम क्या है, उसको छुपा दिया जा रहा है उसको, तो आप कैसे अपने एरर को सही कर पाओगे। फिर आता है मे हैम्पर क्रिएटिविटी ऑफ एम्प्लॉय। अब एक ही प्रोसेस से हम लोग चल रहे हैं, हम लोगों ने एक ही प्रोसेस तय कर लिया कि हम लोग इसी से अपना डेविएशन चेक करेंगे, तो एम्प्लॉय को क्या होगा, वो एक प्रॉपर जो स्टैंडर्ड सेट है उसी को मीट करने के लिए सेम एक्शन पे वो सेम जो कोर्स ऑफ एक्शन फॉलो कर रहा है, तो अल्टीमेटली क्या होगा, एम्प्लॉय की जो क्रिएटिविटी है वो ख़त्म हो जाएगी।
फिर फॉल्टी इवैल्यूएशन सिस्टम में गिव रॉन्ग रिजल्ट। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ने जो मेजरमेंट के लिए जो डिटर्मिनेंट्स लिए, अब अगर कहीं वही गलत हो, हम लोग ने जो मेजर के लिए जो टूल्स यूज़ कर रहे हैं वही गलत हो, तो हमारा रिजल्ट गलत होगा और हमारा ओवरऑल जो कंट्रोलिंग का फंक्शन है वो गलत हो जाएगा। फिर फियर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एंड फेवरिज्म। अभी क्या होता है कि जब इसमें है ऑर्गेनाइजेशन में हमेशा एम्प्लॉयज़ को जो है ये मतलब उनको डर हमेशा रहता है कि उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है और फेवरिज्म जो है हो सकता है, तो इसी कारण से कंट्रोल एक्टिविटीज़ भी क्या करती हैं, वो इनएफेक्टिव हो जाती हैं। ठीक है। फिर मे गो अगेंस्ट द बेसिक फंडामेंटल बिलीफ सिस्टम और आइडियोलॉजी ऑफ ह्यूमन बीइंग। अभी वो मैंने आपको जैसे भी बताया कि वो इतना प्रेशराइज कर देती है, इतना प्रेशर डालती है एम्प्लॉयज़ के ऊपर, और उनको क्या करती है, उनका जो फंडामेंटल होता है बिलीफ सिस्टम होता है, तो उसको जो है उसको ख़त्म कर देती है। अभी जैसे हमने पढ़ा ना कि कंट्रोलिंग में एसेंशियल्स क्या होते हैं, इसमें इम्पॉर्टेंट है कि हम लोग जो इंडिविजुअल मैनेजर्स की उनकी जो है उनके कॉन्ग्रेंस में हो, यानी कि उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पे भी ध्यान दें। और यहाँ पे क्या करते हैं कि कंट्रोलिंग फंक्शन में हम लोग यही चीज़ भूल जाते हैं, उनके बिलीफ सिस्टम को, उनकी आइडियोलॉजी को ख़त्म कर देते हैं, और यही हमारी सबसे बड़ी कमी हो जाती है कंट्रोलिंग करते वक्त। तो ये ओवरऑल जो है आपके बैरियर्स हो गए। तो आपको इसको सही करने के लिए क्या करना होगा, आपको यही चीज़ कि आप लॉन्ग टर्म गोल्स पे आप ध्यान दें, इंडिविजुअल्स को जो है ये चीज़ें जो हमने पढ़ी कि फ्लेक्सिबल होना चाहिए, और साथ ही में इंडिविजुअल के बिलीफ सिस्टम पे, आइडियोलॉजी पे हम लोगों को जो विश्वास रखना चाहिए, किसी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन और फेवरेटिज्म हम लोग को हटाना होगा। फिर इवोल्यूशन सिस्टम को हम लोग बार बार चेक करना रहेगा कि वो सही है कि नहीं है। ठीक है, इवोल्यूशन सिस्टम जो है हमारा डिटरमिनेंट्स है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग उसको सही चूज़ करें, टूल्स को सही चूज़ करें जिससे हम लोग मेजर करने वाले हैं। ठीक है, एम्प्लॉयज़ को क्रिएटिविटी का मौका दें, और किसी भी फैक्ट्स और फिगर्स के साथ कोई छेड़छाड़ ना हो, इस चीज़ का हम लोग को जो है वो ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे अभी ये है वेज टू ओवरकम बैरियर्स टू कंट्रोलिंग। तो नो डायरेक्ट हायरार्की प्रेशर, हम लोगों को एम्प्लॉयज़ पे कम से कम प्रेशर डालना है। ऐसा नहीं हो कि हम उनको इतना उनके ऊपर प्रेशर डाल दें कि उनकी इंडिविजुअलिज्म ख़त्म हो जाए, उनकी फ्रीडम ख़त्म हो जाए। फिर ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, अनबायस्ड अप्रोच होना चाहिए कि जो टूल्स हम यूज़ कर रहे हैं वो प्रॉपर हर फैक्ट्स के फिगर्स के साथ प्रॉपर तरीके से यूज़ होना चाहिए। किसी भी तरीके की बायसनेस होगी अगर, और किसी तरीके की भी फिगर्स और फैक्ट फिगर्स हम लोग छुपाएंगे, तो हम लोग का कंट्रोलिंग फैक्शन जो है फंक्शन ढंग से नहीं हो पाएगा। कीपिंग इन व्यूज एथिक्स एंड रीजनल कल्चर, हम लोग को अपने एथिक्स और रीजनल कल्चर का जो है वो ध्यान रखना होगा। ठीक है, गलत काम को हम लोगों को अवॉइड करना है, टीम वर्क लेके चलना है, हम लोगों को अपने एम्प्लॉयज़ को उतना इंपॉर्टेंस देना है, सबको साथ में लेके चलना है, कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशन मेंटेन करना है, ओपन कम्युनिकेशन सिस्टम रखना है ताकि एक दूसरे से लोग बात करेंगे, एक दूसरे से बात करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे तो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे और काम करने में कंफर्टेबल रहेंगे, गोल्स को प्रॉपरली अचीव कर पाएंगे, और किसी भी तरीके की अगर कोई डेविएशन होता है उसको प्रॉपर तरीके से कंट्रोल कर पाएंगे, उसको चेक कर पाएंगे। फिर सेटिंग राइट ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट जो है ऑर्गेनाइजेशनल का सही होना चाहिए, यानी कि जो आसपास का आपका एनवायरनमेंट है, जैसे कि आपके सुपीरियर, उनके जो पीयर्स हैं, सुपीरियर्स हैं, सबऑर्डिनेट्स हैं, तो उन सब के साथ रिलेशन कैसा है उनका, वहाँ पे बाकी जो है आपके इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ की लाइटिंग वगैरह, ये सब चीज़ें जो है हमें ध्यान में रखनी है कि ये सारी चीज़ें जो है वो सही हों। ठीक है, तो अब फिर आता है मेथड्स, टेक्निक्स क्या होती है कंट्रोलिंग की। तो आप इसमें देख सकते हो, इसमें कुछ चीज़ें आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं, पहला मेथड होता है बजटरी कंट्रोल। जब भी हम लोग कंट्रोलिंग का फंक्शन यूज़ करते हैं तो उसमें हम लोगों को सबसे इम्पोर्टेंट ध्यान रखना होता है बजट वाले में, क्योंकि बजट है उसी में बहुत ज़्यादा डेविएशंस होने के चांसेस होते हैं। तो इसमें हम लोगों को क्या करेंगे, इसमें हम लोग जो है इसमें प्लान्स बनाते हैं बजटरी कंट्रोल में जो फ्यूचर पीरियड के लिए, और ये बेसिकली न्यूमेरिकल टर्म्स में होते हैं क्योंकि क्वांटिटेटिव होंगे, मतलब इनको आप प्रॉपर तरीके से मेजर कर पाओगे। फिर बैलेंस शीट प्रिपेयर की जाती है, इसमें कैश बजट प्रिपेयर किए जाते हैं, बजट समरीज प्रिपेयर की जाती हैं, रेवेन्यू एक्सपेंस बजट, ये सारी चीज़ें प्रिपेयर की जाती हैं। तो बेसिकली ये फाइनेंस का आपका टर्म है, इसमें इतना ज़्यादा पूछा नहीं जाता, और जो एक दो टर्म्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं वो मैं आपको आगे इसमें पढ़ाऊँगी, जब आगे आगे धीरे धीरे आपको सारी चीज़ें आएंगी। फिर ट्रेडिशनल मेथड कौन कौन से हो गए, तो ये बजटरी कंट्रोल करने के लिए बेसिकली ये सारी चीज़ें जो है अडॉप्ट होती हैं, इन सब चीज़ों से जो है उसको मेज़र किया जाता है, ये बेसिकली उसके डिटर्मिनेंट्स हो गए, उसके फैक्टर्स हो गए। तो फिर
आता है ट्रेडिशनल मेथड्स कौन कौन से होते हैं, स्टैटिस्टिकल डेटा, स्पेशल रिपोर्ट, एनालिसिस ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट, तो ऑपरेशनल ऑडिट। तो ये सारी चीज़ें जो है वो यूज़ होती हैं बेसिकली जो आपको कंट्रोलिंग मेथड के लिए, ठीक है, टेक्निक्स के लिए। स्टैटिस्टिकल डेटा, जिसमें स्टैटिस्टिक्स में हम लोग मीन, मीनियर, मोड, ये सब चीज़ें यूज़ करते हैं। स्पेशल रिपोर्ट प्रिपेयर की जाती है। ब्रेक इवन पॉइंट यानी कि ऐसा पॉइंट जहाँ पे ना प्रॉफिट होता है ना लॉस होता है, ठीक है। हम लोगों को ओवरऑल हम लोग को पॉइंट एक चेक निकालते हैं, तो इस चीज़ को हम लोग को मेंटेन करके चलना है। अगर इससे कम आ रहा है तो यानी हम लोग को कंट्रोलिंग फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। ऑडिट हम लोग प्रॉपर करते रहते हैं बेसिकली। तो ये सारी चीज़ें यूज़ होती थी पहले, मतलब चेक करने के लिए कि किसी तरीके का डेविएशन है कि नहीं है। फिर मॉडर्न टेक्निक की बात करते हैं, तो मॉडर्न टेक्निक में बहुत सारी चीज़ें जो इम्पॉर्टेंट है, आप जैसे प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक, ठीक है, जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री कंट्रोल, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, कंट्रोल थ्रू रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट जो है मैं आपको एक कुछ दिन में पढ़ाऊंगी, लेकिन मैं आपको एक बेसिक जो है इसका समरी आपको बता देती हूँ कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में बेसिकली क्या होता है। ये एडवर्ड डेमिंग ने दिया था। इसके अकॉर्डिंगली जो हम लोग को क्या फोकस करना है, ऐसा नहीं है कि हम लोगों की क्वालिटी जो है एकदम से हम लोग एंड में जब रिजल्ट चेक करेंगे, ठीक है ना, हम लोगों का जो प्रोडक्शन हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग डिटरमाइन करेंगे कि क्वालिटी उसकी कैसी है। हम लोगों को ये ध्यान रखना कि जब प्रोडक्शन प्रोसेस चल रहा है, ठीक है, उसी समय जो प्रॉब्लम्स हो रही है उसको हम लोग सही कर दें, जिससे ओवरऑल रिजल्ट हम लोग का अच्छा हो जाएगा। यानी कि हम लोग को यहाँ पे क्या यूज़ करना है, कॉन्करेंट कंट्रोल यूज़ करना है, ठीक है ना। और उसके अलावा कौन सा कंट्रोल यूज़ करना है, फीड फॉरवर्ड कंट्रोल यूज़ करना, यानी कि काम करने से पहले ही जो कंट्रोलिंग हम लोग देख लेंगे और उसके साथ साथ हम लोग करते चलेंगे। और इससे क्या होगा, इससे जो है अगर हम लोग ये चीज़ करते चल रहे हैं तो हम लोग का जो ओवरऑल प्रोडक्शन है उसकी क्वालिटी वो काफ़ी इम्प्रूव हो रहेगी, ठीक है। अब इसके बाद आपका जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री कंट्रोल है जो आपको थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको क्या करना है कि जस्ट इन टाइम में इन्वेंट्री कंट्रोल में हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग इन्वेंट्री को ऐसे मैनेज करते हैं बेसिकली कि आपकी कॉस्टिंग जो है इन्वेंट्री को होल्ड करने की वो कम से कम हो जाए। और आप जब भी प्रोडक्शन प्रोसेस कर रहे हो तो प्रॉपर तरीके से आपको इन्वेंट्री अवेलेबल भी हो जाए। ऐसा ना हो कि कॉस्ट कम करने के चक्कर में, उसको होल्ड करने के कम करने के चक्कर में हम लोग जो है अवेलेबल ही नहीं रखें इन्वेंट्री। तो आपको इसमें दोनों चीज़ें जो है मेंटेन करके चलनी है। फिर प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक, कोई भी प्रोजेक्ट हम लोग जब चलाते हैं तो उसमें हम लोग ये चीज़ें यूज़ करते हैं, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उसको इवैल्यूएट करेंगे प्रोग्राम्स को, और उसके लिए मतलब जिसमें सबसे कम टाइम लगता है, फिर ये सारी चीज़ें हम लोग चेक करने के लिए क्या करते हैं, इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। इवैल्यूएशन करते हैं, उसको रिव्यू करते हैं। इसी तरह से रिटर्न और इन्वेस्टमेंट कितना हम लोगों को आ रहा है उसकी बेसिस पे हम लोग कंट्रोल करते हैं। फिर कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, इसमें हम लोग पहले से ही कंप्यूटर पे ये सारी चीज़ें बना लेते हैं, जिससे कि हम लोगों के सॉफ्टवेयर बेस पे होते हैं सब, तो पहले से बना लेंगे तो हम लोग को पता रहेगा कि डिफरेंस कहाँ कहाँ आ सकता है। तो ये आपके फीड फॉरवर्ड कंट्रोल में आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारे फंक्शन मेथड्स बेसिकली जो है यूज़ होते हैं, जिसमें बजटरी कंट्रोल करने के लिए सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। ट्रेडिशनल मेथड के लिए स्टैटिस्टिकल डेटा, स्पेशल रिपोर्ट, ब्रेक इवन पॉइंट के एनालिसिस, ये सब यूज़ होता है। मॉडर्न टेक्निक में पर्ड और कैड हो गया आपका, उसके अलावा टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट हो गया। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट बेसिकली इसमें आपका सबसे इंपॉर्टेंट है, क्वालिटी सर्कल से इंपॉर्टेंट है, जिसको आप आगे की क्लासेस में पढ़ोगे। तो ये ओवरऑल आपका कंट्रोलिंग का फंक्शन हो गया। इसमें आपको ये TQM यानी कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट और जस्ट इन टाइम, इन सारे से क्वेश्चन कुछ पूछे जा सकते हैं। साथ ही इसके जो स्टेप्स हैं उनको सीक्वेंस में लगाने के लिए पूछा जा सकता है। डेफिनेशंस आपको दी जा सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको जो है वो ध्यान में रखनी है। इनको आप एक बार पढ़ के चले जाना, इनके एलिमेंट्स को आप एक बार ध्यान में दे लेना। और अगर आपको इसमें कोई पॉइंट है जो नहीं समझ में आया या इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी है या आपको पूरे एग्जाम से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, मैं इंडिविजुअली सबका आंसर दूंगी। थैंक यू सो मच गाइस, आई होप यू लाइक द क्लास। प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।